तो गुड इवनिंग बेटा, सभी को गुड इवनिंग। हेलो एवरीबॉडी। हाँ, चलिए आज एक क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। गुड इवनिंग बेटा। राम राम सभी को। डिड आई गिव यू सम होमवर्क इन द प्रीवियस क्लास? गुड इवनिंग बेटा, सभी को राम राम। मुझे एक बार बताइए, क्या मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कोई होमवर्क दिया था? डिड आई गिव यू सम होमवर्क इन द प्रीवियस क्लास? नहीं। अच्छा, चलिए तो बहुत अच्छा है कि आई डेंट गिव यू एनी होमवर्क इन द प्रीवियस क्लास। ओनली रिवीजन। अच्छा, रिवीजन के लिए कहा था, ठीक है। तो रिवीजन किया। हम्म, आज डाउट की क्लास है। आ, चलिए तो एक काम करते हैं, आज मैंने कुछ क्वेश्चंस जो पिछले क्लास में आपके साथ में कॉन्सेप्ट डिस्कस किए ना, उन पे कुछ 5-6 क्वेश्चंस हैं, वो मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों से, फिर बाकी टाइम में डाउट्स ले लूंगा। ठीक है, ऐसा करते हैं, आज यही करते हैं हम लोग। ठीक है, आज आ, देखिए, ये तो हमने डिस्कस कर लिए थे टेंसेस। हियर आर सम क्वेश्चंस दैट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। ये 5 क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को देखिए, इनमें क्या करना है मैं बताता हूँ। ये जो क्वेश्चंस हैं, इनमें ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए वर्ब एक ऑप्शन में दी गई है, ये जो ब्रैकेट में लिख रखी है ना वर्ब, ये वर्ब हमारी ऑप्शन है। अब हमें इस वर्ब को यूज करना है। कौन से टेंस में इस वर्ब को यूज करना है, ये आपको सेंटेंस पढ़ के उसका कॉन्टेक्स्ट समझ के यूज करना है। ठीक है, यहां पर ध्यान से समझ लें, यूज करेक्ट प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं बहुत अच्छा हूं बच्चे, थैंक यू। डाउट के लिए आदमी बोला था, चलो आज डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। अभी तो क्या करना है वो समझिए। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, मतलब ये क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस में ब्लैंक्स हैं, वो ब्लैंक हमें फिल करना है। और उस ब्लैंक को फिल करने के लिए ना हमें ऑप्शन में ये वर्ब दी गई, ये देखिए जो वर्ब लिखी ना ये ब्रैकेट में, ये वर्ब ऑप्शन है। अब हमें इस वर्ब को सही टेंस में यूज करना है। इन ब्लैंक में जो भी टेंस यूज करना है वो प्रेजेंट का होना चाहिए, चाहे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है, तो इन वर्ब्स को जो ब्रैकेट में दी गई हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको यूज करके इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, इन सेंटेंसेस को पढ़ के इनको समझो, और उसके बाद जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें जो वर्ब ऑप्शन में दी गई उसको कौन से टेंस में यूज करना है, सेकंड सेंटेंस में जो वर्ब ऑप्शन में दी गई, मतलब ये आप अपने आप थोड़ा सा पता करो, फिर मैं आपके साथ इनके आंसर डिस्कस करता हूँ। चलिए। हाँ, नहीं बेटा आप लेट नहीं हो, अभी बस क्लास अभी अभी हमने स्टार्ट की है। ठीक है, अभी आप लोग क्या करो, ये जो ब्रैकेट में वर्ब एक ऑप्शन में दी गई है, उस वर्ब का सही टेंस यूज करो इन ब्लैंक्स में। ठीक है, अच्छा जो भी टेंस यूज करोगे वो पास्ट या फ्यूचर का नहीं यूज करना है, केवल प्रेजेंट का यूज करना है। आपको लगे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज होगा या प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, तो प्रेजेंट का टेंस यूज करना है। चलिए कीजिए। कीजिए बेटा, शुरू कर दो। आप been eating a mango for 6 minutes, सही है बेटा, बिल्कुल सही है। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो समझो बेटा, ये जो वर्ब दी गई ना ऑप्शन में, इन वर्ब्स को इन ब्लैंक्स में फिल करो सही टेंस यूज करके, और टेंस यूज करना है प्रेजेंट का।
ऑल दोज हु आर लाइव एट प्रेजेंट हैव टू कमेंट। जितने भी बच्चे इस समय लाइव हैं उन सबको इन क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट करने हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कीप कमेंटिंग, आई एम लुकिंग एट योर कमेंट्स। वेरी गुड। आ जाइए, अब देखो इन्हें डिस्कस करते हैं। अब ध्यान से समझना। जैसे हमने पहला लिखा, द रेसिपिएंट डैश द मैसेज सेंट बाय यू। ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमें यूज करना है प्रेजेंट के टेंसेस, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान देना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम बिना पॉइंट या बिना ड्यूरेशन ऑफ टाइम के नहीं यूज करते। ठीक है। तो इस एक्शन के साथ में कोई पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम तो लिखा नहीं है, तो आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो यूज नहीं कर पाओगे, गलत हो गया। ठीक है। उसके बाद में बच गए परफेक्ट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस और इंडेफिनिट टेंस। तो हमने पढ़ा कि जो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो एक पर्टिकुलर एक डेफिनेट एक्शन को रेफर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो किसी जनरली ट्रू इवेंट के लिए या फ्रीक्वेंट या रेगुलर इवेंट के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, लिखा है द मैसेज बाय यू, द रेसिपिएंट द मैसेज, तो इसका मतलब ये रेसिपिएंट एक पर्टिकुलर पर्सन है, मैसेज भी एक पर्टिकुलर है। तो इसका मतलब हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जनरल को नहीं। तो ये कोई फ्रीक्वेंट या रिपीटेड या रेगुलर होने वाला इवेंट नहीं है, एक पर्टिकुलर इवेंट है। अगर ये पर्टिकुलर इवेंट है तो हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी नहीं लिख सकते, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लिख सकते, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं लिख सकते, या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिखें या प्रेजेंट परफेक्ट लिखें। ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज हम करते हैं उन एक्शंस के लिए जो प्रोसेस में है। प्रोसेस का मतलब जो अभी स्टार्ट हो चुके हैं लेकिन कंप्लीट नहीं हुए, चल रहे हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं जो कंप्लीट हो गए। अब देखिए, जो वर्ब हमने यूज किया ना रिसीव, ये रिसीव वर्ब ना फाइनल आउटकम के लिए यूज होती है। फाइनल आउटकम का रिसीव कोई प्रोसेस नहीं है। रिसीव करना एक पर्टिकुलर मैसेज को जो है ना, वो एक फाइनल आउटकम की वर्ब है। तो क्योंकि इसमें इनकम्प्लीशन हो नहीं सकता, तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका आंसर हो गया हैज रिसीव्ड। ठीक है। द रेसिपिएंट हैज रिसीव्ड द मैसेज सेंट बाय यू। तो इसका मतलब जो मैसेज तुमने भेजा है वो उसको
रिसीव हो गया। नेक्स्ट में ये, नेक्स्ट में हमने लिखा वेन एवर इट रेन्स आर मदर डैश सम टेस्टी स्नैक्स फॉर अस। ठीक है, अब देखिए अगर यहां पर मान लो ये वेन एवर इट रेन्स ना लिखा हो, सपोज ये नहीं लिखा यहां पे, ठीक है, केवल इतना लिखा आर मदर डैश सम टेस्टी स्नैक्स फॉर अस, तो इसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख सकते हो। भाई इसको हम हैबिट मान सकते हैं कि हैबिचुअल एक्शन मान सकते हैं कि माता जी हमारे लिए खाना बनाती हैं तो अक्सर ये टेस्टी बनाती हैं, तो हम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मान लें कि एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है तो हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी लिख सकते हैं। आर मदर इज प्रिपेयरिंग सम टेस्टी स्नैक्स फॉर अस, आर मदर हैज प्रिपेयर्ड सम टेस्टी स्नैक्स फॉर अस। तो अगर वहां पर व्हेनेवर इट रेन्स ना लिखा हो तो हम इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। लेकिन हमने देखो यहाँ पे लिख दिया व्हेनेवर इट रेन्स। व्हेनेवर का मतलब जब भी बारिश होती है, तो जब भी बारिश का मतलब ये कोई पर्टिकुलर एक्शन नहीं है, ये हो गया जनरल एक्शन, जनरल रिपीटेड। तो अब अगर ये जनरल और रिपीटेड एक्शन हो गया तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखना पड़ेगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखोगे तो प्रिपेयर्स हो जाएगा। ठीक है, हाउ डू वी फाइंड दैट स्पेसिफिक, अरे बेटा ये लिखा तो है, देखो ये लिखा ना द रेसिपिएंट द मैसेज, तो द आर्टिकल तो डेफिनेट के साथ ही यूज होता है ना। अगर हमने रेसिपिएंट और मैसेज दोनों के साथ द लिख रखा है तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के एक पर्टिकुलर मैसेज की बात हो रही है। अच्छा नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में लिखा दी चिल्ड्रन डैश इन दिस स्कूल सिंस 2010। अब देखो ये सिंस 2010 टाइम पॉइंट हो गया। हमने पढ़ा है कि किसी भी एक्शन के साथ में अगर उसका टाइम पॉइंट मेंशन है, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे वगैरह वगैरह, ठीक है, तो हम उसको प्रेजेंट मतलब हम उसको परफेक्ट टेंस में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं। अच्छा परफेक्ट टेंस में हम उसको तभी लिखते हैं जब या तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में ना यूज हो सकती हो, जैसे कि ये जो स्टडी वर्ब है ना ये आईएनजी फॉर्म में यूज हो सकती है, तो हमें इसको परफेक्ट में लिखना कंपलसरी नहीं है। अच्छा दूसरी कंडीशन परफेक्ट टेंस में लिखने की तब होती है जब उस एक्शन का रिजल्ट मेंशन कर रखा हो। जिस एक्शन को हम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लिखना चाहते हैं अगर उस एक्शन का रिजल्ट मेंशन कर रखा है, रिजल्ट का मतलब होता है हाउ मच या हाउ मेनी का रिप्लाई, तो भी हमें परफेक्ट टेंस लिखना पड़ता है। अब देखो यहां पर ये स्टडी वर्ब का कोई रिजल्ट तो मेंशन है नहीं, हाउ मच या हाउ मेनी का रिप्लाई तो मेंशन है नहीं, वर्ब ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज हो ही जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे परफेक्ट टेंस नहीं लिखेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखेंगे, हैव बीन स्टडिंग। तो हमें लिखना पड़ेगा हैव बीन स्टडिंग, तो इसका आंसर ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट हमने लिखा दे कैंट हियर यू बिकॉज दे हैव पुट देयर हेडफोन्स ऑन। अब हम कह रहे हैं कि वो लोग तुम्हारी बात सुन नहीं सकते क्योंकि उन्होंने अपने हेडफोन लगा रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये सिचुएशन प्रेजेंट की है, एक प्रेजेंट का सिनेरियो है, प्रेजेंट में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा रेगुलर इवेंट की बात हो नहीं रही क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे बात हो रही है, पर्टिकुलर टाइम पे उन्होंने हेडफोन्स पुट ऑन कर रखे हैं और हम यही कह रहे हैं कि भाई हेडफोन्स लग रखे हैं इसलिए वो सुन नहीं पा रहे, तो ये सिचुएशन एक पर्टिकुलर हो गई। अब या तो हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट लिखें, दे कांट हियर व्हाट यू हैव सेड, या हम लिखें व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि पर्टिकुलर सिचुएशन है तो कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट टेंस लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अगर हम परफेक्ट टेंस लिखेंगे तो हमने पढ़ा था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सिचुएशंस होती हैं वो एक्चुअल में पास्ट के एक्शन होते हैं, लेकिन प्रेजेंट में उनका कोई रिजल्ट होता है, इसलिए हम उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख देते हैं। ठीक है, बेसिकली वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले एक्शन पास्ट के होते हैं, लेकिन ध्यान देखो ये पास्ट का नहीं है क्योंकि पास्ट में कैन यूज होता है, कुड नॉट यूज होता है। तो अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं दे कांट हियर तो ये प्रेजेंट टेंस है, तो ये सिचुएशन प्रेजेंट की है जिसके बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे लिखो इज सेइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो अगर ये कांट हियर ना लिखा होता ना तो हम हैव सेड भी लिख सकते थे, लेकिन कांट हियर लिख दिया, इससे पता चल गया कि प्रेजेंट की तुरंत की बात हो रही है, तो प्रेजेंट के तुरंत की बात हो रही है ना कि पास्ट की, तो हम इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो पास्ट का एक्शन होता है जो प्रेजेंट से रिलेटेड होता है, तो इसमें आ जाएगा इज सेइंग। नेक्स्ट में आते हैं, माई फादर डैश योगा इन द मॉर्निंग एवरी डे। अब देखो अगर इस सेंटेंस में ये ना लिखो फॉर लास्ट 3 years, ठीक है, तो हम इंडेफिनिट टेंस लिख देंगे, माई फादर इज डूइंग, सॉरी माई फादर डज योगा इन द मॉर्निंग एवरी डे। एवरी डे का मतलब रिपीटेड हो गया ना एक्शन, एवरी डे का मतलब हो गया फ्रीक्वेंट एक्शन हो गया, रिपीटेड एक्शन हो गया, रोज होने वाला, तो हम इसको लिख देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन यहाँ देखो ड्यूरेशन लिख रखी है, यहाँ ड्यूरेशन लिख रखी, एक मिनट क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ ना ये ड्यूरेशन लिख रखी फॉर द लास्ट 3 years, तो जब हमने फॉर द लास्ट 3 years लिख रखा है ना तो हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखना पड़ेगा, हैव बीन डूइंग। चाहो तो प्रेजेंट परफेक्ट भी लिख सकते हो, हैव डन,
तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, माई फादर, एक मिनट, हैव गलत लिख गया, हैज लिखना। माई फादर हैज बीन डूइंग योगा इन द मॉर्निंग एवरी डे फॉर द लास्ट 3 years। आर सही होगा बेटा, हाँ आर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखो, द रेसिपिएंट हैज रिसीव्ड द मैसेज सेंट बाय यू, whenever it rains our mother prepares some tasty snacks for us, these children have been studying in this school since 2010, they can't hear what you are saying because they have put their headphones on, and my father has been doing yoga in the morning every day for the last 3 years। ठीक है, तो ये इनके आंसर है। अब चलो बताओ कितनों के सारे सही हो गए। तुम में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके आंसर सारे सही हैं, जो उन्होंने कमेंट किए थे वो उनके सही थे। 4 आउट ऑफ 5 करेक्ट हो गए, चलो बढ़िया है, तब भी सही है, अच्छा है। हम्म, सभी सही थे, संदेश मौर्य बहुत अच्छा है। हाँ, 4 करेक्ट हो गए, 5 आउट ऑफ 5 करेक्ट हो गए, बहुत अच्छे भाई। हाँ, कांट हियर वाला गलत हुआ, हाँ ध्यान नहीं दिया, कांट हियर का मतलब प्रेजेंट है बेटा। ऑन प्रेपोजिशन नहीं, एडवर्ब है। एक रॉन्ग हुआ, मतलब ज्यादातर लोगों का एक ही गलत हुआ, बाकी सही हो गए। चलो अब अगली बार वो भी मत करना है, ठीक है, गलत। चल, बात खत्म नहीं हुई, ये और है क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चंस मैंने, जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जो भी पढ़ाया है प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड उसका प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं तुम लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आई हैव प्रिपेयर्ड दिस 5 मोर क्वेश्चंस, ये 5 मोर क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। इनमें भी देखो वही करना है, हमें क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन में एक ब्लैंक है, मतलब एक सेंटेंस है और उसमें एक ब्लैंक है, उस ब्लैंक को हमें फिल करना है, ठीक है। बैंक और जो ब्लैंक है उसको फिल करना है इस वर्ब से। एक वर्ब हमें ऑप्शन में दी गई है, उस वर्ब को सही टेंस में यूज करके इस ब्लैंक में लिखना है, ठीक है। अच्छा, कैसे हमें टेंस का पता चलेगा, वो सेंटेंस पढ़ के अपना कॉन्टेक्स्ट समझो फिर यूज करो। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन क्या है देखो, मैं बता देता हूँ कौन सा टेंस आप इन वर्ब का यूज कर सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, या पास्ट इंडेफिनिट। मतलब ये जो वर्ब्स ऑप्शन में दी गई हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना। हाँ, फिर से बात ध्यान से सुनो, ये जो वर्ब्स ऑप्शन में दी गई हैं इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए, आपके पास इन वर्ब्स को 3 टेंसेज में यूज करने के ऑप्शन है, या तो पास्ट इंडेफिनिट में यूज करके लिखो, या प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करके लिखो, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करके लिखो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ये है कि दी गई वर्ब्स जो ऑप्शन में दी गई हैं, ये जो वर्ब्स ऑप्शन में दी गई हैं, इन वर्ब्स को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या पास्ट इंडेफिनिट, इन तीनों में से किसी एक टेंस में यूज करके इन सेंटेंसेस में आपको लिखनी है इन वर्ब्स को, ठीक है। अच्छा, कौन सा टेंस यूज करना चाहिए उस वर्ब का आपको सेंटेंस में, वो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट पढ़ के अपने आप डिसाइड करना है। बस ये है कि ऑप्शन 3 ही है, या तो दी गई वर्ब को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करो, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करो, या पास्ट इंडेफिनिट में यूज करो, ठीक है। चलिए कीजिए, अब फिर मैं बाद में इनको भी डिस्कस करता हूँ। हैप्पी दुर्गा पूजा बेटा।
All those students who are live at present have to comment the answers to these questions. हम्म कोई नहीं बेटा, आराम से पढ़ के सबके करने हैं। 5 क्वेश्चंस हैं, ऑल 5 क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड। ऑल 5 क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड। वेरी गुड। हम्म हाँ बेटा, 9th क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के समझ के करो। हालांकि 9th सबसे छोटा क्वेश्चन है, लेकिन मैं देख रहा हूँ 9th का ही बच्चे आंसर गलत कर रहे हैं। 9th क्वेश्चन जो है वो सबसे छोटा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग इसी में गलतियां कर रहे हो। हम्म
चलिए आज अब देखिए डिस्कस करते हैं। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिखा, देयर इज अ हैवी ट्रैफिक जैम ऑन द रोड बिकॉज टू बसेस डैश इनटू ईच अदर। अब देखो यहाँ पे समझना, अगर ये सेंटेंस केवल इतना लिखा हो, ठीक है, तो हमें तीन ऑप्शन यूज करने हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट इंडेफिनिट। यही है ना कि हमें तीन ऑप्शन यूज करने हैं। अगर ये सेंटेंस केवल इतना लिखा हो, टू बसेस डैश इनटू ईच अदर, तो खैर हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करने के लिए हमें इसमें पॉइंटेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखना पड़ेगा, जो कि नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन हम प्रेजेंट इंडेफ परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट में से कोई भी लिख सकते हैं। टू बसेस डैश इनटू ईच अदर, तो हम ये भी लिख सकते हैं टू बसेस कोलाइडेड इनटू ईच अदर, टू बसेस हैव कोलाइडेड इनटू ईच अदर। हैव बीन कोलाइडिंग नहीं लिख पाओगे, क्योंकि उसके लिए पॉइंटेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट भी लिख सकते हैं और पास्ट इंडेफिनिट भी लिख सकते हैं। लेकिन अब देखो एक दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पर। यहाँ पर ये जो एक्शन है कोलाइडिंग इनटू टू बसेस, इसका देखो रिजल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। देयर इज अ हैवी ट्रैफिक जाम ऑन द रोड, ठीक है। अब रोड पे बहुत ट्रैफिक जाम है। अच्छा, ट्रैफिक जाम का रीजन क्या है, कॉज क्या है? उसका कॉज है कि दो बसेस आपस में टकरा गई हैं, जिसकी वजह से जाम लग गया। अब देखो ये जो हमने रिजल्ट लिखा है ना, ये प्रेजेंट टेंस में, ये लिखा है ना इज, ठीक है, तो ये रिजल्ट प्रेजेंट टेंस में। अब हमें पता है ये एक्शन पास्ट में हुआ होगा, लेकिन अगर पास्ट के किसी एक्शन का रिजल्ट प्रेजेंट टेंस में हो और हम उस एक्शन को उसके रिजल्ट के साथ में शो करें या कनेक्ट करें या रिलेट करें, तो हमें उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना पड़ेगा। तो ऐसे पास्ट के एक्शंस जिनका रिजल्ट प्रेजेंट में होता है और हम उस रिजल्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो हमें उन एक्शंस को जो पास्ट के होते हैं लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना पड़ता है, तो हमें लिखना पड़ेगा हैव कोलाइडेड। तो इसका आंसर हो गया हैव कोलाइडेड, बिकॉज टू बसेज हैव कोलाइडेड इनटू ईच अदर, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, क्योंकि रिजल्ट दे रखा है। किसी भी पास्ट के एक्शन का अगर रिजल्ट प्रेजेंट टेंस में है, तो आप उस पास्ट के एक्शन को प्रेजेंट टेंस में लिखें। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमने लिखा स्ट्रेंजर डैश मी दिस एनोनिमस लेटर। अब एक चीज देखो, अगर इस सेंटेंस में मान लो इन द मॉर्निंग ना लिखा हो, केवल इतना लिखा हो अ स्ट्रेंजर डैश मी दिस एनोनिमस लेटर, ठीक है, तो हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट भी लिख सकते हैं और पास्ट इंडेफिनिट भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर हमने लिख दिया इन द मॉर्निंग। अच्छा, इन द मॉर्निंग हो गया टाइम, एक मिनट, ये जो इन द मॉर्निंग हमने लिखा ना, ये हो गया टाइम। और हमें पता है कि अगर हम इन द मॉर्निंग कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये बात मॉर्निंग के बाद में कही जा रही होगी। तो ये जो हमने टाइम लिखा है, ये टाइम हो गया पास्ट। टाइम डिसाइड्स द टेंस, टाइम डिसाइड्स द टेंस। जब टाइम पास्ट का दे दिया है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिख नहीं सकते। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कब लिख सकते हैं? जब टाइम पास्ट प्लस प्रेजेंट हो। लेकिन इन द मॉर्निंग जो है ना, ये पास्ट प्लस प्रेजेंट नहीं है, केवल पास्ट है, तो यहाँ पे हमें केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही लिखना है, गिव। तो अगर इन द मॉर्निंग नहीं लिखा होता, तो हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों पास्ट के एक्शन होते हैं और हम उनको एक दूसरी जगह लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं। माई फ्रेंड्स एंड आई डैश दिस इटालियन डिश फॉर मोर देन 12 ईयर्स। अब देखो, ये फॉर मोर देन 12 ईयर्स लिख दिया, ये ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन है ना ये। तो ड्यूरेशन है, तो हम परफेक्ट टेंस भी लिख सकते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट टेंस भी लिख सकते हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई वर्ब कॉन्टिन्यूअस टेंस में ना यूज होती हो, नॉन एक्शन वर्ब्स होती है ना जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं यूज होती, तो हम उनको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी नहीं यूज कर सकते। अब ये देखो, जो हमने लाइक लिखा ना, ठीक है, ये स्टेटिव वर्ब है। लाइक करना कोई एक्टिविटी नहीं है, लाइक करना एक नॉन एक्शन वर्ब है। अब चूंकि लाइक नॉन एक्शन वर्ब है, तो इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा नहीं, कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं बनेगा, तो हम इसको परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, हैव लाइक्ड माई फ्रेंड्स एंड आई हैव लाइक दिस इटालियन डिश फॉर मोर देन 12 ईयर्स। बेटा जब टाइम लिख दिया जाता है, टाइम डिसाइड द टेंस, तो टेंस टाइम के अकॉर्डिंग लिखा करो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ये नाइन्थ क्वेश्चन हमने लिखा इट डैश 7 mm हियर सिंस यस्टरडे, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो इसमें 7 mm नहीं लिखा है, मान लो ये 7 mm नहीं लिखा है, इसमें नहीं लिखा, ठीक है, केवल इतना लिखा इट डैश हियर सिंस यस्टरडे। हाँ, आई कांट हियर
दे कांट हियर रिजल्ट नहीं होता, उल्लू हो क्या? ठीक है, कांट हियर रिजल्ट नहीं होता ना। मैं कह दूं दे कांट हियर व्हाट यू आर सेइंग, तो इसमें व्हाट यू आर सेइंग कॉज हो गया और कांट हियर उसका रिजल्ट हो गया, उल्लू हो क्या है? यहां देखो, इट डैश हियर सिंस यस्टरडे, अगर ये केवल सेंटेंस इतना लिखा हो, तो इसमें पता है ये जो रेन वर्ब है, देखो पहले तो एक चीज बेसिक समझना कि जब हम किसी एक्शन के साथ में सिंस लिख देते हैं, ये बात मैं आज दोबारा बता रहा हूँ, दूसरी बार बता रहा हूँ, ठीक है? अगर हम किसी एक्शन के साथ में सिंस लिख दें, टाइम पॉइंट उसका लिख दें, सिंस लिख दें, तो हम उसको या तो परफेक्ट टेंस में लिखेंगे या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे, ठीक है? परफेक्ट टेंस में तब लिखेंगे जब वर्ब या तो आईएनजी फॉर्म में यूज ना होती हो या रिजल्ट दे रखा हो, ठीक है? रेन वर्ब कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो यूज हो ही जाती है, वो तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, अगर हम 7 जो यहाँ पे रिजल्ट है वो हटा दें, ना लिखें, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखना पड़ेगा, इट हैज बीन रेनिंग हियर सिंस यस्टरडे। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने रिजल्ट लिख रखा है 7 mm। अभी जो 7 है ना, ये हाउ मच का रिप्लाई है, हाउ मच का रिप्लाई है, तो रिजल्ट हो गया। अच्छा, रिजल्ट किस एक्शन का? जो आप यहाँ पे लिखोगे रेन, उसका, बारिश होना एक एक्शन है, और 7 बारिश हो जाना उसका रिजल्ट है, हाउ मच का रिप्लाई। तो जब यहाँ पे रिजल्ट दे दिया ना, तो हमें परफेक्ट टेंस से लिखना पड़ेगा। अगर किसी एक्शन का रिजल्ट मेंशन कर रखा है, उसके साथ में रिजल्ट का मतलब है हाउ मच या हाउ मेनी का रिप्लाई, तो आपको परफेक्ट टेंस ही लिखना पड़ेगा, ठीक है? चाहे उसके साथ ड्यूरेशन लिखो चाहे पॉइंट लिखो, तो यहाँ पे आ जाएगा हैज रेन्ड। इट हैज रेन्ड 7 हियर सिंस यस्टरडे, दैट इज द आंसर। देखो बेटा, इन द मॉर्निंग जो है वो पास्ट का नहीं, फ्यूचर का भी टाइम हो सकता है। तुम लोग वास्तव में बहुत गजब उल्लू हो। इन द मॉर्निंग फ्यूचर भी हो सकता है बेटा, ऐसा नहीं केवल पास्ट होगा, ठीक है? देखो एक चीज हमेशा ध्यान देना कि जो रिपोर्ट करने का टाइम होता है वो रिलेट करने के टाइम से डिफरेंट होता है। अगर हम इन द मॉर्निंग लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये बात मॉर्निंग में नहीं कही जा रही है, ये बात या तो मॉर्निंग से पहले कही जा रही है या मॉर्निंग के बाद कही जा रही है, ठीक है? अगर ये बात मॉर्निंग से पहले कही जा रही है तो मॉर्निंग हो जाएगा फ्यूचर, अगर ये मॉर्निंग के बाद कही जा रही है तो मॉर्निंग हो जाएगा पास्ट, ठीक है? लेकिन हमारे पास क्या था, हमने क्वेश्चन जब शुरू में डिस्कस किया तो मैंने क्या बताया कि हमारे पास ऑप्शन फ्यूचर है ही नहीं, हमारे पास ऑप्शन क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है? तो इन द मॉर्निंग फ्यूचर भी हो सकता है, लेकिन फ्यूचर का तो हमारा ऑप्शन ही नहीं था, तो हमें फ्यूचर की तो बात ही नहीं करनी, ठीक है? तो थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुन लिया करो, दिमाग यूज कर लिया करो, ठीक है? और पढ़े लिखे जैसे लोग बातें करते हैं समझदारी वाली, वैसी क्या करो, ठीक है? एमएम का मतलब बेटा मिलीमीटर होता है। तुम लोग मेरा खून पिए, सही बताऊं तो। हाँ, अब पूछ रहे एमएम का मतलब क्या होता है? एमएम मिलीमीटर होता है बेटा। बारिश को कैसे मेजर करते हैं? अच्छा बताओ, जैसे हम कपड़ा खरीदने गए दुकान पे तो सेंटीमीटर मीटर के हिसाब से खरीदते हैं, ठीक है? कहीं कहीं गज भी चलता है। अच्छा, हम मान लो कोई राशन खरीदने गए तो किलो के हिसाब से मिलता है, ठीक है? पेट्रोल लेने गए तो लीटर के हिसाब से मिलता है। तो आप जैसे कोई चीज है उसकी क्वांटिटी को मेजर करते हो, तो रेन की क्वांटिटी को, कितनी बारिश हुई आप कैसे मेजर करोगे? तो उसको मिलीमीटर वगैरह में किया जाता है, तो 7 का मतलब है 7 मिलीमीटर। ओके, आई अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा दिमाग पे अपने प्रेशर लिया करो, हमारे आजकल के बच्चे, खास करके ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे जो है ना, अपने दिमाग पे प्रेशर लेना नहीं चाहते। प्रेशर लिया करो थोड़ा सा। हाँ, आपकी वजह से एक रोंग है, वो देखो वो मेरे को कह रहा है मेरी वजह से एक रोंग है, मारूंगा बहुत, समझा? सुधर जाएगा तो कह रहा है मेरी वजह से रोंग गया, हट गधा आदमी। समझता अपने आप नहीं, गलती अपनी वजह से कर ली, कह रहा है मेरी वजह से गलत हो गया। हाँ, आ जाओ नेक्स्ट में आ जाओ। तो इसमें देखो, अगर इसमें 7 नहीं लिखा होता ना बच्चे, तो हम लिखते हैज बीन रनिंग, ठीक है? लेकिन जो 7 है ना, ये रिजल्ट है, हाउ मच का, मैंने क्या कहा था कि रिजल्ट होता है हाउ मच या हाउ मेनी का रिप्लाई। अब जैसे ये हैज रेन्ड है, ये एक एक्शन है, ठीक है? हाउ मच, हाउ मच का रिप्लाई है 7 ठीक है? तो 7 रिजल्ट है। जब भी किसी एक्शन का रिजल्ट उसके साथ लिखा हो तो उसको परफेक्ट टेंस में लिखा करो, क्योंकि रिजल्ट कंप्लीशन की स्टेट में ही आता है, ठीक है? तो उसको परफेक्ट टेंस में लिखना है, अगर रिजल्ट साथ में दे रखा है, चाहे पॉइंट ऑफ टाइम लिखा हो चाहे ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखा हो, ठीक है? अब नेक्स्ट में जाते हैं। वन ऑफ माई टीचर्स एट स्कूल डैश में रियलाइज द वैल्यू ऑफ फ्रेंड्स। अच्छा, इसका आंसर बताओ, इसका टेंथ का बताओ, बाकी सब लोग छोड़ो, बाकी जो भी तुमने टेंथ का पहले आंसर किया होगा वो अब काफी पीछे चला गया कमेंट, मैं उसको नहीं देखूंगा। टेंथ क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो, इसमें मैं क्या यूज करना है? वन ऑफ माई टीचर्स
एट स्कूल डैश मी रियलाइज द वैल्यू ऑफ फ्रेंड्स। इसमें हम क्या लिखें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखें, हैज मेड, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखें, हैज बिन मेकिंग, या प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखें, मेड। चलो बताओ, बताओ बेटा इसमें क्या लिखें? टेंथ क्वेश्चन को केवल आंसर करना है कि टेंथ क्वेश्चन में हम क्या लिखें, हैज मेड लिखें या मेड लिखें या हैज बिन मेकिंग लिखें। बहुत अच्छा। अ स्ट्रेंजर हैज गिवन मी दिस अनोनिमस लेटर। बेटा अगर इन द मॉर्निंग नहीं लिखा होता तो हैज गिवन आता, जब टाइम दे दिया जाता है तो टेंस को टाइम के अकॉर्डिंग यूज किया करो, ज्यादा मूर्खता मत दो। इन द मॉर्निंग का मतलब है पास्ट, ठीक है। जब अगर इन द मॉर्निंग नहीं लिखा होगा ना बच्चे, तो आप हैज गिवन भी लिख सकते हो, गेव भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन जब टाइम दे दिया जाता है तो टेंस को टाइम के अकॉर्डिंग यूज करना पड़ता है, टाइम डिसाइड्स द टेंस। चलो देखो, ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे टेंथ, ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिखा। इसमें आप हैज मेड लिखो या मेड लिखो, दैट इज अप टू यू। मतलब दोनों में से कोई भी लिखोगे तो सही होगा, गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। मतलब आप हैज मेड लिखना चाहते हो तो भी सही होगा, मेड लिखोगे तो भी सही होगा, दोनों में डिफरेंस क्या होगा समझ लेना। देखो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का डिफरेंस समझाने के लिए आपको लास्ट टाइम काफी टाइम दिया था। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों पास्ट के एक्शन होते हैं। तो जो एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिख सकते हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट में लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक्शंस पास्ट के होते हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है कि अगर हम पास्ट के एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करें तो हमें उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना है। अगर हम उसको प्रेजेंट के किसी सिचुएशन से रिलेट ना करें तो पास्ट इंडेफिनिट में लिखना है। फिर मैंने दूसरा डिफरेंस आपको क्या समझाया कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो एक तरीके से पास्ट के एक्शंस के प्रेजेंट वाले रिजल्ट को फोकस करता है। मान लीजिए पास्ट का कोई एक्शन है, उसका प्रेजेंट में कोई रिजल्ट है, तो अगर हमें उस रिजल्ट को फोकस या स्ट्रेस करना है तो हम पास्ट के एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। लेकिन अगर हमें रिजल्ट नहीं, सिंपली एक्शन को ही स्ट्रेस करना है कि क्या हुआ था, तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे। और जो हुआ था उससे फर्दर बाद में क्या हुआ, रिजल्ट क्या है ये बताना है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे यहां पे रिजल्ट कोई मेंशन तो कर नहीं रखा, देखो यहां पर क्या है कि रिजल्ट लिख रखा है देयर इज अ हैवी ट्रैफिक जैम ऑन द रोड। तो इसमें तो रिजल्ट लिख ही दिया कि प्रेजेंट में भी एक रिजल्ट इस एक्शन का है, तो हमने इस एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिख दिया। अब यहाँ पे कोई रिजल्ट तो दिया नहीं, मान लो मेरे किसी टीचर ने मुझे वैल्यू ऑफ फ्रेंड समझाई, ठीक है, तो उससे क्या प्रेजेंट में रिजल्ट है जिससे मैं रिलेट कर रहा हूं, ऐसा कुछ दे तो रखा नहीं है। तो आप चाहो तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में लिख दो, चाहे तो प्रेजेंट परफेक्ट में लिख दो। डिफरेंस क्या होगा वो समझ लेना। अगर हम लिखेंगे वन ऑफ माई टीचर्स एट स्कूल मेड मी रियलाइज द वैल्यू ऑफ फ्रेंड्स, देन वी आर रेफरिंग टू द एक्शन। तो हम एक्शन को रेफर कर रहे हैं कि टीचर ने क्या किया था, कि वैल्यू ऑफ फ्रेंड्स मुझे रियलाइज करवाई थी, ठीक है। लेकिन अगर हम इस एक्शन के किसी प्रेजेंट के रिजल्ट को स्ट्रेस करें या इंडिकेट करें तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें चाहे आप हैज मेड लिखो चाहे और मेड लिखो, ये मतलब चाहे हैज मेड लिखो या मेड लिखो, दोनों सही, इनमें से कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। हाँ, हाँ बेटा, हैज मेड लिख दो या मेड लिख दो, इधर इज करेक्ट, बट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में दोनों में से कोई भी सही होगा। हम्म। बेटा ये देखो दिस लिखा ना, दिस इटालियन डिश, तो दिस इटालियन डिश का मतलब वी आर रेफरिंग टू प्रेजेंट। छोटी छोटी बातें होती हैं, देखो अगर हम किसी सेंटेंस में नाउ लिख रहे हैं, दिस लिख रहे हैं या दीज लिख रहे हैं, तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, दीज रेफर टू नियरनेस ऑफ दीज, ठीक है। दीज रेफर टू नियरनेस इन प्रेजेंट टेंस, नियरनेस शो करने वाले वर्ड होते हैं ना, नाउ दिस दीज। अच्छा अगर हम देन लिख दें, दैट लिख दें, दोज लिख दें,
तो ये जो वर्ड्स होते हैं मतलब दीज वर्ड्स रेफर टू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को रेफर करते हैं, तो इनको हम पास्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम लोगों ने नरेशन में पढ़ा भी होगा कि जब हम नरेशन चेंज करते हैं तो नाउ दिस दीज जो होते हैं देन दैट दोज में चेंज हो जाते हैं। यही वजह होती है कि ये प्रेजेंट के इंडिकेटर्स होते हैं और ये पास्ट के इंडिकेटर्स होते हैं। तो जो हमने यहाँ पे दिस लिखा था, इससे ऐसे समझ जाओ कि कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट का है, पास्ट का नहीं। अबे लल्लू, रिजल्ट, हट गधा। चलो, अब देखिए जो भी आपके 10-5 मिनट बचे हुए हैं ना, डाउट से पूछ लो। अब तो खैर इतने में क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाना 10-20 मिनट के लिए कोई नया। बेटा देखो, रिजल्ट मेंशन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आपको रिजल्ट लिखना है। मान लो आपने बहुत देर कुछ काम किया और थक गए, आपके पेरेंट्स ने कहा कि भाई मार्केट चले जाओ, खरीद लो जाके सब्जी, तो आप उनसे क्या कहोगे? आई हैव गॉट टायर्ड। आई हैव गॉट टायर्ड। अब उसको रिजल्ट बताने या दिखाने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट इज समटाइम अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये तुम इतने बद्ध आदमी हो तो मतलब दिमाग में बिठा लेते हो कि भाई रिजल्ट लिखोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। मैंने क्या कहा था, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट आप एक दूसरे के लिख सकते हो अगर वहां पे टाइम ना मेंशन किया गया हो, रिजल्ट ना दिया गया हो। जो चाहे लिख दो, दोनों ही सही होते हैं। ऑल आर करेक्ट, 5 आउट ऑफ 5। मतलब इसमें ये वाले बाद वाले थोड़े आसान रहे होंगे ना ये। हाँ बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो, तो ये आपका रिवीजन हो गया। अब पास्ट के जो टेंसेज हैं वो फिर मैं अगली क्लास से डिस्कस करना शुरू करूंगा। पास्ट और फ्यूचर के एक साथ ही डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। असल में ये जो डिफरेंस होता है ना, प्रेजेंट में एक बार क्लियर हो जाता है तो पास्ट और फ्यूचर में हम जल्दी रिलेट कर लेते हैं। दे आर अनहैप्पी बट दे हैव वन। हाँ करेक्ट है बेटा। दो लिख दो, वैसे कॉन्ट्रास्ट को करने के लिए दो लिखा करो, दो दे हैव वन द। दो लिखो बट की जगह। वी यूज डिड फॉर बोथ नंबर्स। आई एम वॉचिंग वीडियोज राइट नाउ। हाँ सही है। कॉन्टिन्यूअस में टाइम क्यों आ गया? रिपोर्टिंग टाइम तो अंडरस्टूड होगा। हम्म मत लिखो बेटा, दैट इज नॉट नेसेसरी देयर, आप उसको ड्रॉप कर दो, आप सीधे ऐसे लिखो आई एम वॉचिंग। तो मुझे क्लास में मिल जाते ना, तो मैं तुम्हें मतलब सुधार देता है। बेवकूफ है। ये देखो बच्चे का क्वेश्चन क्या है। इस बच्चे का क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने लिखा किसी ने, आई एम वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ। अब ये कह रहा है कि इसमें राइट नाउ टाइम क्यों लिखा? टाइम तो अंडरस्टूड है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिखा, तो मत लिखो। ठीक है, लेकिन उसके लिखने से क्या सेंटेंस गलत हुआ? है भाई, भाई आपको राइट नाउ नहीं लिखना है, अंडरस्टूड है, चलो ठीक है, लेकिन राइट नाउ लिख देने से गलत क्यों हो गया ये बताओ। राइट नाउ लिख देने से इसमें क्या ग्रामर की मिस्टेक हो गई? राइट नाउ लिख देने से इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट गलत हो गया? तुम लोगों के साथ दिक्कत पता है क्या बच्चे, तुम लोगों के साथ में ज्यादा, मतलब सबके साथ नहीं, लेकिन ये जो बच्चे ज्यादा बेचारे परेशान हैं, इनके साथ दिक्कत ये है कि इनका एटीट्यूड गड़बड़ है। इन्हें जो सही लगता है, अगर वो नहीं लिखा है तो सब गलत है। ठीक है, मतलब इनका कॉन्सेप्ट ये है कि जो इनको लग रहा है कि होना चाहिए, अगर वैसा नहीं है तो सब गलत है। मतलब ये अपने को स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि हम ब्रह्मा जी हैं, हम स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग है, और हम अपने से रिलेट करेंगे हर एक चीज को, कि भाई जो हमें सही लग रहा है अगर वो है तब तो सही है, अगर हमें जो सही लग रहा है वो नहीं लिखा तो फिर गलत हो गया। फिर हम खोपड़ी नहीं यूज करना चाहेंगे कि हो सकता है भाई दूसरे पर्सन ने जिसने लिखा है वो सही लिखा हो, हम ही ना समझ पा रहे हो। ठीक है, या हम ही लॉजिक अप्लाई नहीं कर पा रहे, हम ही मतलब उसको समझने में अभी अक्षम है। हम इतना नहीं सोचते, हम सोचते हैं बस हम तो ब्रह्मा जी की खोपड़ी सीधी हमारे सर में लगी हुई है, अगर हम जो सोच रहे हैं बस वही सही है, बाकी सब गलत है। बेटा कभी ये भी सोच लिया करो, हो सकता है कि अभी तुम उस लेवल तक सोच ना पा रहे हो सकता है कि अभी तुम्हारे देखने के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ गलत हो सकता है कि मतलब तुम है कुछ और देख रहे हो कुछ और। ठीक है, हो सकता है कि तुम्हें अपने पे काम करने की जरूरत हो, ऐसा भी कभी सोचा करो। मतलब कभी सोच लिया करो, ऐसा भी हो सकता है। हमेशा यही मत सोचा करो कि तुम जो सोच रहे हो या तुम जो मान रहे हो वही सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, ऐसे तो जिंदगी भर नहीं कभी सीख पाओगे। वन ऑफ द टीचर्स नहीं होता इन सेंटेंसेस में। वन ऑफ द टीचर्स क्या लिखा था यहाँ पे? लिखा क्या था, हमने क्या लिखा था बेटा? वन ऑफ माई टीचर्स था क्या? तो टीचर्स लिखा तो है प्लूरल फॉर्म में। वन ऑफ द टीचर्स नहीं होता इन सेंटेंसेस में, सिर्फ टीचर्स होता तो। आई हैव लॉट प्रॉब्लम्स व्हेन यूज्ड मोर टेंस, हाउ टू इम्प्रूव द मैनर? माई टीचर सेड इनकरेक्टली, ही केम टू माई, बट
गधा ही आदमी हो कहते क्या तुम? क्या पढ़ा रहा हूँ, पूछ क्या रहे हो? इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने का 3 बेसिक स्टेप्स है। आ लैंग्वेज सीखने का तरीका पता क्या होता है आपको? ये हमेशा मानना चाहिए कि लैंग्वेज सीखने के लिए ना आपकी एक तो जो जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड है ना, दैट शुड बी साउंड। बेसिक चीज ये है कि आपकी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड है ना, वो क्लियर होनी चाहिए। मतलब आप यूं कह सकते हो, आपके लॉजिक्स, आपके जो वर्ल्ड के लॉजिक्स हैं, आपका जो कॉमन सेंस है, आपकी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, दुनिया को लेकर, वो क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि तभी हम ना सेंटेंस को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। जब हम लिमिटेड सोचते होंगे, जब हमारी सोच लिमिटेड होगी, हमारी नॉलेज कम होगी, मतलब हमें वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग, देखिए जैसे होता क्या, मैं आपको बताऊं, ज्यादातर जो लैंग्वेज सीखने वाले बच्चे होते हैं, इंग्लिश सीखने वाले बच्चे होते हैं, वो ग्रामर की बुक्स को ही पढ़ते रहते हैं और उन्हें लगता है कि ग्रामर के रूल सीख जाने से लैंग्वेज सीख जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो केवल एक पार्ट है, एक छोटा पार्ट है, बड़ा पार्ट कुछ और है। जो सेंटेंस है वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया, उस कॉन्टेक्स्ट को आप किस एंगल से देख सकते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एक लिमिटेड सोच के साथ में सोचोगे, कुएं के मेढक टाइप से सोचोगे, तो फिर इंग्लिश सीखनी बहुत मुश्किल है, क्लैरिटी आनी तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो पहली बात तो चीजों के बंधा मत करो। ये मत सोचा करो कि आपको ये ऐसा लगा है तो यही होना चाहिए, या ऐसे आपको लग रहा था होगा तो वैसा नहीं हुआ तो गलत हो गया। हो सकता है अभी हम उसको समझ, अपने पे डाउट करने की आदत डालो। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूं कि खुद पे डाउट करने की आदत डालो। अगर खुद को डाउट करोगे तो सीखोगे, खुद को डाउट नहीं करोगे तो इंग्लिश सीखनी मतलब लैंग्वेज सीखनी मुश्किल हो जाती है। तो एक तो बेसिक यही है कि सबसे पहले जनरल अंडरस्टैंडिंग जो है ना, अपना जो एटीट्यूड है उसको क्लियर करो। ठीक है, कि मतलब हमेशा किसी दूसरी चीज को सही गलत का सर्टिफिकेट बांटने से पहले अपने को सही गलत का सर्टिफिकेट बांटो, कि हो सकता है कि यहाँ पे सही तुम हो सकता है यहाँ पे गलत तुम हो, बजाय कि दूसरे को बांटने के। ठीक है, हम बिल्कुल बच्चे, आई हैव वॉच दिस मूवी भी सही है, एंड आई वॉच दिस मूवी भी सही है। अब तुम जाके बात इतनी देर में समझ पाए हो। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं बना हो तो यूज प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ बिल्कुल बेटा, कोई भी वर्ब अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं यूज होती ना, तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी नहीं यूज होती। मेन बात है, इसको ध्यान रखना। अगर मान लो कोई वर्ब है नॉन एक्शन कैटेगरी की और उसका कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता है, तो आप ये समझ लो कि अब वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी नहीं यूज होगी, उसकी जगह हमें परफेक्ट टेंस लिखना पड़ेगा। आई हैव बीन टीचिंग सही है क्या? हमें सिखाया है कि ये इमिटेशन सिखाता है, ना? क्वेश्चन टू में इट रेंस को पॉइंट मारकर कंटिन्यूअस में बना सकते हैं। प्लीज बोलिए, क्या बोलूं बेटा? लाइक डिड वाई वी कांट यूज डू फॉर बोथ नंबर्स। देखिए, फर्स्ट फॉर्म की जो वर्ब्स होती हैं बेटा प्रेजेंट टेंस की, उनमें एक पर्सन भी होता है। ठीक है, थर्ड पर्सन। डिड पास्ट टेंस की वर्ब है, डू प्रेजेंट टेंस की वर्ब है। प्रेजेंट टेंस की जो वर्ब्स होते हैं फर्स्ट फॉर्म, उनमें नंबर भी होता है, थर्ड पर्सन की एक अलग फॉर्म होती है, तो इसीलिए डू डज दो हो गई, पास्ट में डिड एक ही हो गई। अच्छा, ट्रैफिक जाम के साथ आर्टिकल क्यों यूज करते हैं? वो सिंपल सी बात है, देखिए ट्रैफिक जाम इज एन इवेंट। ट्रैफिक जाम इज एन इवेंट एंड इवेंट्स आर काउंटेबल, ये हमेशा ध्यान देना। ठीक है, इवेंट्स जो होते हैं ना बच्चे, वो काउंटेबल होते हैं। जैसे हमने लिखा अ मीटिंग, अ क्रिकेट मैच। ठीक है, अ सेमिनार, अ कॉन्फ्रेंस, एन एक्सीडेंट, अ ट्रैफिक जाम। तो ये सब इवेंट्स हैं। तो इवेंट्स जो होते हैं, जो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर प्लेस पे होते हैं, वो काउंटेबल होते हैं बच्चे। हाँ, इवेंट्स काउंटेबल होते हैं। व्हेन विल बुक स्टार्ट? मोस्ट प्रोबब्ली फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट कर देंगे बुक। अब तो सारे बच्चों की बुक आ ही गई होगी। ठीक है, अब तो जितने भी बच्चे हैं, मुझे लगता है सबकी ही बुक उनको डिलीवर हो गई होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीक से हम लोग बुक स्टार्ट कर देंगे। हम्म एज प्रिपोजिशन होता है, बिल्कुल होता है बेटा, एज प्रिपोजिशन भी होता है। हालांकि उसका यूज एज अ प्रिपोजिशन लिमिटेड है, रोल वगैरह किसी का डिस्क्राइब करना होता है तब हम उसे यूज करते हैं। ठीक है,
ही वर्क्स एज अ मैनेजर, ऐसे कुछ तो होता है, प्रिपरेशन भी होता है कुल मिला के। दे हैव नॉट रिटन द लेटर सिंस यस्टरडे, ना सही है बेटा। ये स्टेटिव वर्ब का किसी का भी कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता क्या? देखिए ऐसा ऐसा नहीं है। मैं इसकी एक क्लास ले लूंगा आप लोगों की कि कुछ स्टेटिव वर्ब्स होते हैं उनका हम कॉन्टिन्यूअस टेंस बना भी लेते हैं, ठीक है? तो उसकी एक क्लास रख दूंगा अलग से, एज अ कॉन्सेप्ट मैं आपको उसको समझा दूंगा। देखिए वो स्पेसिफिक सिचुएशन होती हैं, कुछ कॉन्टिन्यू मतलब कुछ स्टेटिव वर्ब्स को हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, मतलब डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज भी कर सकते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और उसकी मैं एक क्लास रख लूंगा आप लोगों को, उसमें डिटेल में समझा दूंगा। ग्रामर कॉन्सेप्ट जो है ना बच्चे, आप सेवंथ एट्थ की बुक से पढ़िए। सेवंथ एट्थ की बुक से पढ़िए। इंग्लिश एंड द इंग्लिश लैंग्वेज विच ऑफ शुड बी करेक्ट, बेटा दोनों सही हैं, गलत नहीं है। मूर्खता कम दिया करो। ये क्वेश्चन तुमने व्हाट्सएप पर भी पूछा था और मैंने तुम्हें बताया कि तुम इतने उल्लू आदमी हो कि ऑप्शन में वो दिया नहीं है। इस बच्चे का क्वेश्चन है, इस बच्चे का क्वेश्चन ये है कि द इंग्लिश लैंग्वेज गलत क्यों है। इसने मुझे एक क्वेश्चन भेजा, उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए और द इंग्लिश लैंग्वेज उसमें ऑप्शन नहीं है, उसमें ऑप्शन इंग्लिश लैंग्वेज है, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि लैंग्वेज जो कॉमन नाउन है वो बिना आर्टिकल के आएगा नहीं। अब ये कह रहा है कि इसमें द इंग्लिश लैंग्वेज लिख के सही कर लें, तो पहली बात तो वो क्वेश्चन है, तुम उसको सही नहीं कर सकते, तुम मुझे उसका आंसर बताओ, ठीक है? दूसरी बात, जो उसमें ऑप्शन दिया नहीं है तुम उसको लेके झगड़ा क्यों कर रहे हो? तुम्हें उन 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन बताना है जो उसमें दिया गया है। अब ऐसे कुछ ढीठ और हठी बच्चे होते हैं, इनको क्या समझाएं? मतलब ये बेतुकी बातें करते हैं, ये लॉजिक की बात नहीं करते। भाई द इंग्लिश लैंग्वेज सही है और इंग्लिश भी सही है, जब वो दोनों ऑप्शन में तुम्हें दिए ही नहीं है एक साथ, केवल एक ही ऑप्शन में दिया, तो उसको आंसर मान लो। अब तुम कह रहे हो कि नहीं अगर ये दे दिया जाता, अरे नहीं दिया ना, और ये तो तुम्हें पता ही चल गया अगर दे दिया गया होता तो वो भी सही होता, तो इस केस में तो क्वेश्चन गलत हो जाता। तो इतने ये ढीठ और मूर्ख बच्चे हैं, ठीक है, कि इन्होंने जैसे दुश्मनी कर ली कि हमें सेंस नहीं यूज करना, हम खूब पूछेंगे, हम खूब पढ़ेंगे, हम खूब रिवाइज करेंगे, लेकिन खोपड़ी नहीं यूज करेंगे, ठीक है? ये बच्चे पता है मेरे से क्या पूछना चाहते हैं? ये मेरे से ये पूछना चाहते हैं कि जैसे मान लो एक हमें किसी ने क्वेश्चन दिया कि भाई 2+2 इक्वल्स, कि 2+2 कितना हुआ। अब कह रहा है कि एक ऑप्शन दे दिया किसी ने 4, एक ऑप्शन दे दिया किसी ने ये वाला 4, एक ऑप्शन दे दिया किसी ने 4, एक ऑप्शन किसी ने दे दिया हमें 12/3, ठीक है, और एक ऑप्शन दे दिया किसी ने हमें ई 2x2। अब ये कह रहा है कि भाई इनमें से आंसर क्या है, ठीक है? तो बेटा एक चीज समझ लो, एक चीज समझ लो, जैसे हमें पता है ये जो 2+2 हमने लिखा है, इसके ही चारों पांचों ही आंसर है, कोई भी लिखो इसकी वैल्यू 4 ही आनी है, ठीक है? इस तरीके का क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते, एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। एग्जाम्स में और क्वेश्चन पेपर्स में हमारे वही क्वेश्चन आते हैं जिनका एक डेफिनेट आंसर हो। कई बार मिस्टेक की वजह से ऐसा हो जाता है मैथ्स या मतलब रीजनिंग वगैरह के पेपर में कि कोई ऐसा क्वेश्चन छप जाता है गलती से जिसके एक से ज्यादा ऑप्शंस आंसर हो सकते हैं, बट डेलिबरेटली ऐसा कभी नहीं किया जाता। जब हम क्वेश्चन बनाते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के, तो वहां पे इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आपके क्वेश्चन का एक ही डेफिनेट आंसर होना चाहिए, एक से ज्यादा आंसर हो जाएंगे तो फिर वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब इस कंडीशन में कोई पूछे कि भाई इन पांचों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है, तो आप ऑप्शन छोड़ो, आपका क्वेश्चन गलत हो गया। ऐसे क्वेश्चन बनाओगे जिसके एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो जाएंगे या एक भी सही नहीं होगा, तो वो तो क्वेश्चन गलत हो गया। अब इन्हें कैसे समझाऊं मैं ये बात? इन्हें इंग्लिश समझाऊं कि इन्हें सौर सिखाऊं? विल एग्जीक्यूट वाला डाउट, और चलो फ्यूचर टेंस में मैं उसको डिस्कस कर लूंगा बेटा, जब फ्यूचर टेंसेज में तुम लोगों के साथ में समझा रहा हूँ ना, तो उसमें ये तुम्हारा वो क्वेश्चन मुझे याद है, व्हाट्सएप पे तुमने मुझे भेजा बच्चे, वो मिल गया मुझे क्वेश्चन, वो याद भी है, उसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जब मैं फ्यूचर टेंसेज आप लोगों को समझा रहा हूँ उस समय मैं उसको समझा दूंगा, ठीक है? मुझे ध्यान रहेगा। हाउ लॉन्ग यू डैश हिम, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हिम, ठीक है? और ये क्वेश्चन तुमने गलत लिख दिया क्योंकि इसमें हैव हेल्पिंग वर्ब उसे पहले लिखनी पड़ेगी, तो इसको तुम्हें लिखना पड़ेगा हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हिम, ठीक है? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। लेकिन इस देखो बेवकूफ ने क्या किया, इसने 2 ब्लैंक नहीं छोड़े, जो मन में आ गया अपने आप क्वेश्चन बना लिया, मतलब तुम अपने आप ही क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है भाई? क्वेश्चन आंसर बताना आसान होता है, क्वेश्चन पूछना बड़ा मुश्किल होता है। सेंसिबल ढंग का, अंट संट तो ये दुनिया भर के क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं, अंट संट तो क्वेश्चन पूछना है तो उसमें कुछ लगना ही नहीं है, बस वाई 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 पूछते रहो, क्वेश्चन अपने आप बनते जाते हैं। लेकिन सौर का क्वेश्चन पूछना ज्यादा मुश्किल है बजाय कि आंसर बताने के।
क्वेश्चन का आंसर बताना दूसरे को आसान होता है, लेकिन ढंग का क्वेश्चन पूछ पाना, रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ पाना मुश्किल होता है। सारे बच्चे ढंग का और रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछ पाते। क्वेश्चन तो बहुत पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ लो मन में आ जाए अंट संट, लेकिन ढंग का रिलेवेंट क्वेश्चन पूछना जो टॉपिक से रिलेटेड हो, टू द पॉइंट हो, ऐसा क्वेश्चन पूछना आंसर बताने के मुकाबले मुश्किल होता है। इंडेफिनिट टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम नहीं लिख सकते बच्चे, सिंस वाला तो कम से कम नहीं लिख सकते। जो सिंस के साथ हम पॉइंट ऑफ टाइम लिखते हैं ना, वो एक्चुअल में ओरिजिन का मतलब, हम कहते तो उसे टाइम पॉइंट है शॉर्ट लैंग्वेज में, लेकिन वो ओरिजिन पॉइंट होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है सिंस के साथ वाला, ठीक है। तो हम उसको इंडेफिनिट टेंस के साथ नहीं लिख सकते, या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ लिखेंगे या परफेक्ट के साथ लिखेंगे, कॉन्टिन्यूअस के साथ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। सिंस फॉर का यूज इंडेफिनिट में कब होता है? सिंस का यूज नहीं होता बेटा, फॉर का यूज होता है। फॉर का यूज मैं आपको समझा दूंगा। आई हैव बीन टीचिंग सही है या गलत है? बेटा आई हैव बीन टीचिंग सही है, लेकिन इसके साथ में ड्यूरेशन या पॉइंट ऑफ टाइम लिख दो। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2015, ऐसे। ही वर्कड एंड सक्सीडेड, so how can we write it in compound sentence? इसमें बेटा कुछ नहीं करना, ही वर्कड एंड ही सक्सीडेड ऐसे लिख दो, ही वर्कड एंड सो ही सक्सीडेड ऐसे लिख दो। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, एक मेन क्लॉज होती है और एक उसके साथ में कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। कोऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब क्या हो गया, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करो और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यूज करो, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन तुमने एंड यूज ही का रखा है, प्रेडिकेट भी यूज ही का रखा है, बस उसके साथ सब्जेक्ट नहीं लिखा है, वही सब्जेक्ट ही फिर से लिख दो। आर टू गो टू टेम्पल, ये कौन सा टेंस है बेटा? मॉडल्स टेंस नहीं एक्सप्रेस करते, बदतमीजी मत दिया करो। मॉडल्स जो होते हैं उनको टेंस नहीं कहते। मॉडल्स के साथ लिखी गई वर्ब्स किसी टेंस में नहीं होती हैं, हालांकि उनका टाइम होता है बट टेंस नहीं होता, ठीक है। रह गई बात आई ऑट टू गो टू टेम्पल, जो है ना, ये एक एडवाइस है, एक सजेशन है, ये रियल सिचुएशन नहीं है, तो इसको हम टेंस नहीं कह सकते। टेंस इंडिकेटिव मूड में होता है, मॉडल्स इंडिकेटिव मूड में नहीं यूज होते, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये टेंस नहीं होता, ठीक है, इसे टेंस मत कहो, इसको टाइम कह सकते हो, आप इसको फ्यूचर कह सकते हो, क्योंकि सजेशन है ना, तो इसका एग्जीक्यूशन फ्यूचर में होगा। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मत कहो, मॉडल्स मॉडल से बस बात करते हैं। अच्छा, इरिटेशन शो करता है, हाँ हो सकता है बेटा ऐसा होता हो, हाँ देख लेना। मंडे की क्लास बुक से, देखो मंडे की क्लास में मैं मंडे की क्लास तो मान के चलो बुक से नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी तुम्हें टेंस और पास्ट और फ्यूचर के भी थोड़े से बेसिक्स बताने हैं, वो अगली क्लास में मैं एक ही साथ खत्म कर दूंगा, फिर उसके बाद में बुक स्टार्ट करूंगा। मूवी नेम, मूवी नेम बता देता हूँ। मूवी तुम लोगों को देखनी है, चलो 2-4 मिनट में तुम लोगों से मूवी की बात कर लेता हूँ। देखो, ये तो है कुछ हिंदी मूवीज, अच्छी हैं वैसे तो, बहुत सी हैं अच्छी मूवीज, लेकिन ये कुछ मतलब ज्यादा ही हटके हैं। स्टैनले का डब्बा, अनोखा बंधन, एक रुका हुआ फैसला। बाकी और भी हैं, पुरानी है, गुरुदत्त वगैरह के टाइम का, गुरुदत्त जी के टाइम की है, ठीक है। प्यासा वगैरह वो पता नहीं तुम्हें अच्छी लगेंगी कि नहीं लगेंगी, लेकिन ये अच्छी है, स्टैनले का डब्बा, अनोखा बंधन, एक रुका हुआ फैसला। ये मूवीज देखी नहीं तुम लोगों ने? इनमें से देखी होंगी। आई हैड अ ड्रीम सही होता है, सॉर्ट ऑफ। ये स्टैनले का डब्बा, अनोखा बंधन, एक रुका हुआ फैसला, इनमें से कोई भी नहीं देखी क्या तुम लोगों ने? ये हिंदी मूवीज हैं, ठीक है, मैंने पहले हिंदी मूवीज बता दूं, मैंने कहा। देखें, देखो बताता हूँ। स्टैनले का डब्बा नंबर 1 है, अनोखा बंधन नंबर 2 है, और एक रुका हुआ फैसला नंबर 3 है। और यही इनके मतलब ऑर्डर है, अगर मैं इनको ऑर्डर करूंगा ना, तो बेस्ट मूवी स्टैनले का डब्बा, जितनी मैंने हिंदी में देखी हैं, तो स्टैनले का डब्बा है।
एक बच्चे की कहानी है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उस मूवी को देखकर, ठीक है, कि लाइफ को देखने का आपका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं उनके पास बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, हमेशा दूसरों को कोसते रहते हैं, हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, ये गवर्नमेंट चोर है, टीचर चोर हैं, स्टूडेंट चोर हैं, मम्मी पापा चोर हैं, समाज चोर है, सबको मतलब दोष देते रहते हैं, भगवान को दोष देते रहते हैं, हर चीज पे रोते रहते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जिंदगी को हर एक परिस्थिति में मतलब स्वागत करते हैं, दे वेलकम द लाइफ एज इट इज, ठीक है। जैसी भी उनकी जिंदगी है, चाहे मुश्किल है, चाहे कठिन है, चाहे आसान है, चाहे उसमें बहुत परेशानी है, लेकिन वो शिकायत नहीं करते, वो उसको एंजॉय करते हैं। स्टैनले का डिब्बा गजब मूवी है, मतलब जब तुम देख लोगे तो मैं बाद में बात करूंगा, हो सकता है तुम में से कुछ ने देखी भी हो। स्टैनले का डिब्बा बहुत जबरदस्त मूवी है, बहुत स्ट्रांग उसका मैसेज है, ठीक है। मैं उसका कुछ बैकग्राउंड वगैरह बता के उसकी कहानी खराब नहीं करना चाहता, बस ये बताना चाहता हूँ कि जीवन का दर्शन है वो मूवी, मतलब लाइफ का दर्शन है, ठीक है। लाइफ फिलोसफी है, जबरदस्त फिलोसफी है। एक छोटे बच्चे की कहानी के थ्रू उसको दिखाया गया है, मतलब सिनेमेटिक वे में उसको रिप्रेजेंट किया है, बड़ी गजब है, ठीक है। अच्छा, अनोखा बंधन जो है, अनोखा बंधन लाइफ फिलोसफी नहीं है, लेकिन रिश्तों का कनेक्शन है। जैसे अपना इंडियन कल्चर है, अपना भारतीय जो मतलब संस्कृति है, तो इंडियन कल्चर में रिश्तों की मतलब क्या प्रगाढ़ता होती है, मतलब कितने डीपली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। वो आपको इसमें देखने को मिलेगा कि मतलब एक भाभी और क्या कहते हैं उसका देवर, छोटा बच्चा होता है वो देवर है, और भाभी का रोल इसमें प्ले किया है हमें लगता है शबाना आजमी ने। और जो छोटा बच्चा है उसका बड़ा भाई जो है शबाना आजमी का जो हस्बैंड उसमें बना है, वो नवीन निश्चल, नवीन निश्चल, ठीक है, हाँ। इतना मारूंगा ना सुधर जाओगे। अब देखो पूछ रहा डायरेक्टर कौन है, अबे लल्लू, डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, मुझे उतना उससे क्या लेना है, मुझे मूवी का नाम याद है, एक्टर के नाम याद है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। डायरेक्टर कौन है, कौन से साल में रिलीज हुई, कितने मिनट की है, प्रोड्यूसर कौन है, ये सब चेक करना, IMDb पे अपने आप चेक कर लो। तो अनोखा बंधन जो है ना, मतलब जो रिश्तों की आपसी अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को लेकर जो मतलब रेस्पेक्ट है, एक दूसरे को लेकर जो डेडिकेशन है, मतलब एक गजब है। मतलब वो उसके देवर का और भाभी का जो मतलब आपस में स्नेह है ना, वो देखते ही बनता है। मतलब उसको जिस तरीके से एक्टिंग करके बच्चन ने दिखाया है, सवाना आजमी तो खैर बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, वो गजब है, अल्टीमेट है, ठीक है। और एक रुका हुआ फैसला, ठीक है, ये लाइफ फिलोसफी है, ये ह्यूमन रिलेशंस है, और ये मैं इसे क्या कहूंगा, ये है ह्यूमन विल पावर, ठीक है। कि मतलब आपको रियलिटी को कैसे डील करना है, आपके आसपास की जो सिचुएशंस हैं, आपके आसपास में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आप जब आगे बढ़ना चाहोगे तो उन्हें पसंद नहीं आएगा, रास नहीं आएगा, और दुनिया भर की टोंटबाजी होगी, दुनिया तरीके से आपको परेशान करना चाहेंगे, आपको उकसाना भड़काना चाहेंगे, आपके काम में टांग अड़ाना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन आप उन सारी चीजों को कैसे मतलब इजिली टैकल कर सकते हो, उन सबको कैसे इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, और उनसे जो होने वाले आप पे प्रोबेबल नुकसान है उनसे कैसे बच सकते हो, ठीक है, उसका तरीका क्या है वो उस मूवी में बताया गया। गेट डिवोटेड टू योर वर्क, अपने काम में पूर्णतः समर्पित हो जाओ। जो भी आपका मतलब काम है ना, उस काम में टोटली समर्पित हो जाओ, अपने को समर्पित कर दो अपने काम में, ठीक है। फिर दुनिया के लोगों के प्रपंच प्रपंच ये सब चलने दो, इससे लेना देना मत रखो, ठीक है। इसकी मैं थोड़ी सी तुम्हें बैकग्राउंड बता देता हूँ। एक रुका हुआ फैसला जो मूवी है, इसमें मेन एक्टर पंकज कपूर है। पंकज कपूर की वाइफ का नाम मतलब रोल किया है शबाना आजमी ने, इरफान खान भी है। ये एक कोलकाता के माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, अगर आपने नाम सुना हो। माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, क्या थे मुझे नहीं पता। सुभाष मुखोपाध्याय उनका नाम है, मतलब मूवी में तो उनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट का रोल दिया गया है, बट एक्चुअली वो सुभाष मुखोपाध्याय जो थे वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं थे। वो क्या होते हैं वो आप लोग जानना। उन्होंने जो इंडिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी दुर्गा, वो उन्होंने ही मतलब उसको क्रिएट किया था, ठीक है। तो उसमें सुभाष मुखोपाध्याय की एक तरीके की बायोग्राफी है, एक रुका हुआ फैसला, और इसको उसमें दिखाया गया है कि क्या नाम, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट के रोल में, कि जो मुझे लगता है किसी वैक्सीन पे, पोलियो की पता नहीं, टेटनस की किसकी वैक्सीन पे मतलब काम करते हैं, टीका तैयार करते हैं। लेकिन उनके जो डिपार्टमेंट होता है वो गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं, तो उनके जो डायरेक्टर्स वगैरह डिपार्टमेंट में होते हैं, उनके साथी वगैरह होते हैं, वो उनको कैसे परेशान करते हैं, उनको सुविधाओं से दूर रखना चाहते हैं कि इनका रिसर्च वर्क ना हो, उनको बहुत दूर पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी वो पर्सन इतना जुनूनी नहीं होता, अपने काम में लगा रहता है और लास्ट में सफल हो जाता है। बट दिक्कत ये होती है कि क्योंकि वो इस तरीके के कल्चर में होता है, उसके आसपास ऐसे लोग होते हैं ना, उसका क्रेडिट उसे नहीं मिलने देते, ठीक है।
उससे पहले वो जो टीका होता है, ठीक है, उसको कोई मतलब यूरोपियन या कोई अमेरिकन जो डॉक्टर होता है वो बना लेता है और अपने नाम पेटेंट करा लेता है, मतलब वो उसका क्रेडिट इन्हें नहीं मिल पाता, ठीक है, लेकिन वो पर्सन अपने काम में सफल हो जाता है। तो उसमें ये दिखाया गया कि हमारे आसपास में दुनिया में ना कितने बदतमीज लोग भरे पड़े हैं, ठीक है, और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। और हमारा अपने काम को लेकर जो भी काम हम करते हैं, चाहे हम ड्राइवर हैं, चाहे हम टीचर हैं, चाहे हम कुक हैं, चाहे हम फार्मर हैं, चाहे हम सोल्जर हैं, चाहे हम डॉक्टर हैं, चाहे हम कुछ भी हैं, हमारा काम को लेकर जुनून का लेवल क्या होना चाहिए, ये दिखाएगा। बड़ी अल्टीमेट मूवीज है तीनों, ठीक है। तो ये हिंदी मूवीज हैं तीनों। स्टैनले का डिब्बा, अनोखा बंधन, एक रुका हुआ फैसला, इन्हें देख लो, ठीक है, तीनों को। अब फिर उसके बाद फिर मैं तुम्हें इंग्लिश मूवीज बताऊं। इंग्लिश मूवीज तो बहुत हैं। हिंदी मूवीज ये दो ही तीन हैं जो मुझे याद आती हैं जब कोई मुझसे पूछता है अच्छी मूवीज के नाम। इंग्लिश मूवीज तो भरमार है, बहुत हैं, बहुत इंग्लिश मूवीज हैं जो बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो इंग्लिश मूवीज में फिर कभी और बताऊंगा, ये देखना पहले। तीनों एक से एक अल्टीमेट मूवीज हैं, मतलब अलग अलग जॉनर है इनका, लेकिन अल्टीमेट है। अनोखा बंधन, हाँ। अच्छा, अनोखा बंधन जो है अडेप्टेशन है शरत चंद्र चटर्जी जी की बुक का, रामेर सुमति, हाँ। हाँ, यही डॉक्टर वाली मूवी लास्ट ईयर आपने रिकमेंड की थी, हाँ यही है बेटा। हॉलीवुड मूवीज नेक्स्ट वीडियोज में कभी बताऊंगा, ठीक है। हाँ, साउथ मूवीज भी बता दूंगा। साउथ की तो अभी बता देता हूँ, ऐसे देख लो। साउथ और ये तो बॉलीवुड की एक ही साथ सुन लो। साउथ की मूवीज देखो जो तुम्हें देखनी चाहिए, मतलब मुझे जो अच्छी लगी। काटामा राइडू, पवन कल्याण, ठीक है, सन ऑफ सत्यमूर्ति, अल्लू अर्जुन, ठीक है, और सन ऑफ सत्यमूर्ति हो गया, काटामा राइडू हो गया, लूसीफर, मोहनलाल, ठीक है, और सन ऑफ सत्यमूर्ति हो गया, काटामा राइडू हो गया, ये बहुत अच्छी मूवी है ये वाली। सन ऑफ सत्यमूर्ति बहुत अच्छी है। लूसीफर भी अच्छी है, काटामा राइडू भी अच्छी है, मतलब एंटरटेनमेंट के लिहाज से मैं कह रहा हूँ, बाकी ये बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है। लूसीफर हो गया। एक अल्लू अर्जुन की और भी मूवी है, वो भी काफी अच्छी है। एक तो डीजे ही है, उसमें एक्शन वगैरह अगर तुम्हें पसंद है तो बहुत अच्छी है, एक्शन वगैरह उसमें अच्छा खासा है, ठीक है। और एक और इसकी है अल्लू अर्जुन की, वो तो ज्यादा ही अच्छी है, उसमें तो एक्शन बहुत ही अच्छा है। सन ऑफ सत्यमूर्ति है, डीजे है, कौन सी है मैं देखो अभी देख के बता देता हूँ। हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए तो देखनी है तो बाहुबली 2 तो मेरी फेवरेट है, मतलब बाहुबली 2 तो एंटरटेनमेंट की बात करूंगा तो फेवरेट है। लेकिन वो तो सबने देखी जानी होती है, बाहुबली तो सबको ही पता है। ये कुछ ऐसी मूवीज है जो लोगों के सामने कई बार नहीं आ पाती हैं। एक में देखो उसका सराय नायडू, अब आ गया ध्यान नाम उसका, सराय नायडू। ये दोनों मूवीज जो डीजे और सराय नायडू हैं, ये अल्लू अर्जुन की हैं। लुस्पर मोहनलाल जी की है, सन ऑफ सत्यमूर्ति अल्लू अर्जुन की है, कटामा रायडू पवन कल्याण की है, ठीक है। बाकी तो कई हैं, बादशाह वगैरह हैं, मतलब फनी है तो देखने में अच्छी है, मतलब। असल में है क्या ना, साउथ इंडियन मूवीज में एक कॉमेडियन है ब्रह्मानंदम, ठीक है। ब्रह्मानंदम जो है मुझे लगता है कि इनमें से किस में है, सत्यमूर्ति, सन ऑफ सत्यमूर्ति में छोटा रोल है, बाकी तो किसी में नहीं है, ठीक है। ब्रह्मानंदम बहुत अच्छा कॉमेडियन है, तो ब्रह्मानंदम के चक्कर में मैं साउथ की मूवीज देख लेता हूँ। अरे यार, एक बच्चे ने देखो सही बताया, ओ हो। ये जो एक रुका हुआ फैसला है ना बेटा, इसकी जो मैंने कहानी बता दी आप लोगों को, वो एक्चुअल में कहानी है एक डॉक्टर की मौत की। ओ हो, गड़बड़ हो गई। वो कहानी है एक डॉक्टर की मौत मूवी की, मतलब एक डॉक्टर की मौत जो है ना मूवी, वो आपको देखनी है। एक रुका हुआ फैसला भी बहुत अच्छी मूवी है, सस्पेंस है, ठीक है, बहुत अच्छी मूवी है, सस्पेंस जबरदस्त है। लेकिन ये थी वो मूवी जिसकी मैंने कहानी बता दी एक डॉक्टर की मौत की, और नाम था उसका लिखा हुआ एक रुका हुआ फैसला, ठीक है। एक डॉक्टर की मौत, ये है मूवी जो सुभाष मुखोपाध्याय की बायोग्राफी पे बनी है। ठीक है, तो वो जो मैंने कहानी यहाँ पे बता दी इसकी कहानी है, चलो ध्यान लो, दोनों पंकज कपूर की मूवीज हैं, वो थोड़ा सा दिमाग में ऐसे हो गया, ठीक है। हम्म। हाँ, एक डॉक्टर की मौत यूट्यूब पे होगी, ये मूवी देखना तुम पहले।
स्टैनले का डब्बा ज्यादातर ने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो देख लेना। स्टैनले का डब्बा और एक डॉक्टर की मौत, ये मूवीज एक साथ देखना, जबरदस्त। फिर नेक्स्ट क्लासेस में मुझे कभी अगर टाइम मिला इतनी बातचीत करने का तो पूछूंगा, तो इनका फिर बताना फीडबैक। बाद में अनोखा बंधन और एक रुका हुआ फैसला देख लेना। मतलब एक रुका हुआ फैसला तो सस्पेंस है, एक इंग्लिश मूवी है 12 एंग्री मैन, उसका रीमेक है। और बाकी अपना साउथ इंडियन देखना चाहते हो तो कुछ अच्छी मूवीज हैं। चलो, बहुत टाइम हो गया, और चलिए फिर मिलते हैं कभी, ठीक है? तो मंडे को फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी, बाय। हैप्पी वीकेंड, मूवीज वगैरह देखो, एंजॉय करो। मीट यू ऑन मंडे। थैंक्स एवरीबॉडी, बाय, गुड नाइट।